राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। छात्र आंदोलन में लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। संविधान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की गारंटी है। डीएमके ने नीट पर तत्काल प्रतिबंध लगाने और जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच की मांग की। जितेंद्र सिंह पेश करेंगे संसद में पेपर लीक रोकने से जुड़ी बिल। एनडीए ने युवा सांसदों को चर्चा के लिए चुना। देश में नेक्स्ट जनरेशन ग्रीन पटाखों की कमर्शियल प्रोडक्शन की इजाजत देने पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई क्योंकि सरकार के दो बड़े संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे के उलट राय रखी। तेजी से मजबूत हो रहे एल नीनो आधुनिक रिकॉर्ड में सबसे शक्तिशाली हो सकता है, जिससे वैश्विक मौसम पर गंभीर असर की आशंका है। सीजेपी के असरदार विरोध प्रदर्शन की तर्ज पर अब देश में एक नए संगठन की एंट्री हुई है। इसका नाम E20 जनता पार्टी है। राजस्थान और बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव क्षेत्रों में मानसून मजबूत हुआ है, जिससे अगले 2-3 दिनों में उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा अत्याधिक बल प्रयोग के आरोप से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की घोषणा की है। इसके लिए नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों के परिजनों ने केंद्र शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र और सरकार की सुधार पहल का स्वागत किया है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी की सर्वोच्च वित्तीय निर्णय लेने वाली स्थायी समिति को नया नेतृत्व मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ पार्षद सत्या शर्मा लगातार दूसरी बार स्थायी समिति की अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं, जबकि भाजपा के ही वरिष्ठ पार्षद सत्यपाल सिंह को समिति का उपाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। एमसीडी ने दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में नागरिक सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा तथा दिल्ली वासियों के हित में प्रभावी और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित होगा। स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए केवल भाजपा प्रत्याशियों ने ही नामांकन दाखिल किया था। किसी अन्य दल की ओर से उम्मीदवार नहीं उतारे जाने के कारण दोनों नेताओं का निर्वाचन निर्विरोध हुआ। 18 सदस्यीय स्थायी समिति में वर्तमान में भाजपा के 12 और आम आदमी पार्टी के 6 सदस्य हैं, जिसके चलते समिति में भाजपा का स्पष्ट बहुमत है। सत्या शर्मा पूर्वी दिल्ली की 3 बार निर्वाचित पार्षद हैं और पूर्वी दिल्ली नगर निगम की महापौर भी रह चुकी हैं। पिछले वर्ष उन्हें एमसीडी की स्थायी समिति का अध्यक्ष चुना गया था और अब लगातार दूसरी बार इस महत्वपूर्ण पद पर उनकी वापसी हुई है। वहीं दूसरे कार्यकाल के पार्षद सत्यपाल सिंह पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 2 बार स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे सदन के नेता की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। गौरतलब है कि एमसीडी की स्थायी समिति को निगम का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय निकाय माना जाता है। यह समिति बजट, वित्तीय स्वीकृतियों, बड़े विकास कार्यों, निविदाओं तथा विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान उन्होंने देश भर के करीब 250 जिलों से जुड़े युवा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उनकी भागीदारी की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि माय भारत मंच आज देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन चुका है। उन्होंने विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद और सीमावर्ती गांव में युवाओं की सहभागिता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त बना रही है। कुछ साल पहले हमने मेरा युवा भारत, माय भारत मंच बनाया था। आज इससे देश भर के करोड़ों युवा जुड़े हैं और आज पूरे देश में माय भारत के युवा साथी बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। विकसित भारत डायलॉग से लेकर
विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तक आप सभी ने अपना सामर्थ्य बखूबी दिखाया है। साथियों, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के दौरान मैंने एक विचार युवाओं के सामने रखा था। विचार ये था कि क्यों न युवा साथी वर्चुअल माध्यम के बजाय जमीन पर उतरकर भारत को जाने, भारत से जुड़े, भारत को जीने की कोशिश करें, भारत को समझें। भारत के गांवों में विकसित होने के लिए कितनी आकांक्षाएं हैं, ये गांवों में जाकर पता चलती है। और हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के अलग अलग जिलों के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें। वहां लोग कैसे रहते हैं, खान पान कैसा है, कामकाज, संस्कृति, जीवन व्यवहार, ये सारी बातें क्या है। देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा, वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ। आप सभी एक सप्ताह तक इन दूर सुदूर के गांवों में रहे। अननोन जगह थी आपके लिए। आपने वहां के जीवन को जीने की कोशिश की, आप उसके अंदर घुल मिल गए, अपनी संस्कृति को वहां की संस्कृति के साथ जोड़ा, कनेक्ट किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इसमें, और इससे उत्तम उदाहरण शायद ही कोई और हो सकता है। साथियों, आज का ये कार्यक्रम मेरे लिए बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि जब मैं सरकार और राजनीति के जीवन से दूर था, तब मैंने ऐसे सीमावर्ती गांवों में कई बार जाने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के आप जैसे नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। बिहार के नालंदा जिले स्थित बिहार शरीफ डेयरी परियोजना परिसर में 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले दही एवं लस्सी प्लांट, सुधा कैफेटेरिया और
HPCL पेट्रोल पंप का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह नालंदा और पूरे बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के विजन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। आज बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा नालंदा की इस पावन धरती पर कई चीजों के शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम में इस सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, आज नालंदा ने बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है साथियों। और ये नालंदा आज का नालंदा नहीं है। इतिहास के पन्ने में जब आप पढ़ेंगे तो नालंदा ही भारत था। नालंदा को ही अखंड भारत में मगध के स्वरूप में लोग जानते थे और यही राजधानी होता था, राजगीर में आपका। और इस धरती पर आकर 20 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के दही, लस्सी और संयंत्र का शिलान्यास कार्यक्रम में आने का मौका मिला। मैं सर्वप्रथम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो विकसित भारत की कल्पना करते हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नालंदा के बेटा के तौर पर लंबे समय तक बिहार में काम करते रहे, आदरणीय नीतीश कुमार जी के समृद्ध बिहार का सपना जरूर पूरा होगा, इतना जरूर आश्वस्त करने आया हूं साथियों। और आज मैं बताना चाहता हूं कि दही लस्सी का प्लांट तो लग ही रहा है। 300 खुदरा विक्रेता के लिए डीप फ्रीजर वितरण भी किया जा रहा है। मैं देख रहा हूं कई साथियों, यहां पर साथी लोग बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं और इस पशुपालन से जुड़े हुए साथीगण भी जुड़े हुए हैं। ये डीप फ्रीजर के माध्यम से अपने चीजों को लंबे समय तक सेफ रख पाएंगी। और जो कम्फर्ट का जो चीजें दूध के माध्यम से उत्पादन हो रहा उसको इसके पूरी तरह व्यवस्थित रखने में आपको सहयोग करेगा। इसके साथ साथ आपने देखा भी 8 पशु उठाव वाहन का लोकार्पण किया गया और इससे स्पष्ट संदेश जाता है कि बिहार की सरकार पशुओं की चिंता करती है। मनुष्य की चिंता तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन बिहार की सरकार लगातार पशु की भी चिंता कर रही है कि यदि कहीं बीमार पड़ जाए, कहीं कोई अप्रिय घटना घट जाए तो उस जगह पशु उठाव वाहन पहुंचकर उनका शीघ्र इलाज कराने का काम कर सकेगा। इसके साथ साथ सुधा कम्फर्ट के माध्यम से जीविका पशु सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी हम लोगों ने अभी निरीक्षण किया साथियों। और हम लोगों का मकसद है बिहार के एक एक घर तक पशुपालन, गौपालन का कार्यक्रम हम चलाएं, लोगों को इससे जोड़ सके और बिहार की समृद्धि में हम बिहार के लोगों को किसान के तौर पर जो पशुपालक हैं उनके समृद्धि की चिंता कर सके। केसीसी लोन के माध्यम से चीजें तो कई चीजें हो रही है और आगे हम दुनिया के मार्केट तक पहुंच सके। कम्फेड ने योजना भी बनाया है, दुनिया के मार्केट में हम कैसे अपने दूध को, अपने आइसक्रीम को, अपने पेड़ा को कैसे दुनिया के मार्केट में ले जाने का काम कर सके, इसकी चिंता की जा रही है। इसलिए मैं पूरी तरह नालंदा के आज इस बिहार स्टेट मिल्क
कोऑपरेटिव फेडरेशन के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए गए उसके लिए बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और दूध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति और आए इसकी शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के इटावा में 604 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 128 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज इटावा पहचान के संकट से बाहर निकलकर विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। आज मुझे भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ी हुई पावन भूमि इटावा की इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इटावा की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी उपस्थित जनता जनार्दन का और इटावा वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब इटावा के नाम पर कहीं भय और दहशत नहीं होती है। अब इटावा के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं होता है। तो जो सम्मान अन्य यूपी के जनपद वासियों को प्राप्त होता है वही सम्मान इटावा वासियों को भी प्राप्त होता है। पहचान के संकट से उभारने का काम डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने आप सबको दिया है। और इस अवसर पर जब मुझे आज यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इटावा जनपद की 128 परियोजनाओं को जिनकी लागत 604 करोड़ है इसका उपहार भी मैं इटावा वासियों को प्रदान कर रहा हूं। इसकी हृदय से बधाई देता हूं। आपने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी आप पे विश्वास कर रही है और विकास की उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे आज फराटेदार तरीके से यहां पर एक नई व्यवस्था आगे बढ़ रही है। यहां पर 500 बेडेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 490 करोड़ रुपए की लागत से हम लोगों ने पैसा देकर के इसको पूरा करवाने का काम किया है। 232 करोड़ की लागत से 300 बेडेड गायनी ब्लॉक को भी यहां पे बनवाया है। अब यहां का आयुर्विज्ञान संस्थान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 540 गांवों में यहां पे 1000 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य चल रहा है और 2,33,000 परिवारों को हर घर नल की योजना से जोड़ने का प्लान है। चतुर्थ फेज में इस कार्य को हम पूरा करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज बुंदेलखंड के लिए सीधी कनेक्टिविटी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रूप में आपके पास है और यहां पे हम लोग भरतना और ताखा में यहां पे हम लोगों ने एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण यानी औद्योगिक अवस्थापना के लिए एक क्षेत्र क्लस्टर को विकसित करने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। गंगा एक्सप्रेसवे का शाहजहांपुर से लेकर के फर्रुखाबाद होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने का कार्यक्रम भी हम लोग इसके साथ इस कार्यक्रम को जोड़ रहे हैं, जिसमें इटावा के अंदर भी 108 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करके इस कार्यक्रम को इटावा से भी लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। और बहनों और भाइयों, 296 करोड़ रुपए की लागत से इटावा ग्वालियर NH 92 चंबल नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण के कार्य को भी ये डबल इंजन की भाजपा सरकार तैयार कर रही है। 344 करोड़ रुपए की लागत से इटावा कन्नौज NH 91A का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 228 करोड़ रुपए की लागत से इटावा से कर्री NH 92 के निर्माण का कार्य भी पूरा हुआ है। आज यहां के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तो 90 करोड़ रुपए की लागत से पैरामेडिकल के आवासीय भवन का निर्माण के कार्य को भी हम लोगों ने यहां डबल इंजन सरकार ने स्वीकृति दी है। ये इटावा के विकास के लिए डबल इंजन की भाजपा की सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा
ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। रुड़की में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान उत्तराखंड द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार तीसरे वर्ष प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान करना उनके लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता परिश्रम, अनुशासन और संस्कार का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू कर शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, व्यवहारिक और रोजगार परक बनाया है। साथ ही स्मार्ट क्लास, कौशल विकास, छात्र प्रोत्साहन योजनाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 50,000 तक की वित्तीय सहायता जैसी कई पहले शुरू की गई हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का अपनी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिनको यहाँ आज हमने सम्मानित किया है और जिनको हम लोग सम्मानित नहीं कर पाए, उनको भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मैं अपनी ओर से हृदय से उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये आशा करता हूँ कि आज का ये जो सम्मान है, ये आप सबके अंदर एक नई ऊर्जा का, नई आशा का, आपके आत्मविश्वास का संचार करेगा और भविष्य में आने वाली समस्त परीक्षाओं में आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, हर क्षेत्र में सर्वोत्तम, हर क्षेत्र में आगे रहने के लिए प्रेरित करेगा। और ये सम्मान समारोह ऐसे समय पर आयोजित हो रहा है जब हमारे मातृ संगठन का ये शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। हम सबके लिए गौरव की बात है कि ऐसे समय में हम अपने भैया बहनों का यहाँ पर उनको आगे के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, उनको सम्मान भी कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या नाम नरस्य भूषणम, यानी मनुष्य का आभूषण विद्या है। इसलिए शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर हमारी राज्य सरकार ने देश भर में सबसे पहले नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड में लागू करने का काम किया है। साथ ही आज हम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई स्तरों पर नीतिगत निर्णय भी ले रहे हैं। बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना की जा रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ जूता और बैग भी उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को प्रति माह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में हाई स्कूल और इंटर में टॉपर्स को भारत भ्रमण पर ले जाने का कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है। वहीं में उच्च शिक्षा की बात अगर हम करते हैं तो आज प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। राज्य के 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। महिला छात्रावास एवं IT लैब सहित परीक्षा भवनों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य के युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हम देश के 100 श्रेष्ठ रैंकिंग वाले संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले युवाओं को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। आज सम्मानित होने वाले आप सभी भैया बहनों को मैं पुनः बहुत बधाई देता हूं। आपके आचार्यगणों को, सभी आपके माता पिता को, जिन्होंने भी आपको
इस मार्ग में चलने के लिए प्रेरित किया है, आपका मार्गदर्शन किया है, उन सबको भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ कि आपकी ये सफलता निरंतर आगे बढ़ते रहे और मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया के जरिए दिल्ली के गरीबों और प्रवासी मतदाताओं के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। भारद्वाज ने कहा कि चुनाव आयोग का दावा है कि 99% से अधिक SIR फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। वहीं आप नेता संजीव झा ने भी आरोप लगाया कि SIR के नाम पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। SIR दिल्ली के अंदर चल रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है 99% से भी ज्यादा SIR के एन्यूमरेशन फॉर्म्स बांटे जा चुके हैं और जो ग्राउंड पे रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि ये बात पूरी तरीके से झूठ है, पूर्णतः झूठ है। मैं अपने मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूं, आप लोग ग्राउंड पे जाइए, किसी गांव में जाइए, किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जाइए, नीचे से ऊपर तक आप पूछना शुरू कीजिए आपके पास एन्यूमरेशन फॉर्म आया है। वो आपको लगभग 50% लोग मना करेंगे कि उनके पास एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं पहुंचा है। मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूं, आप ग्राउंड पे उतर के ये बात करके देखिए। जब एन्यूमरेशन फॉर्म किसी के पास पहुंचेगा ही नहीं तो उसका फॉर्म भर के कैसे वापस पहुंचेगा और कैसे उसका SIR होगा। जहां जहां पे भी आप BLO से पूछेंगे कि इसका एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आया, क्या हुआ, तो कहेगा सर मेरे पास भेज दीजिए, मैं दे दूंगा। इसका मतलब ये है कि बड़ी मात्रा के अंदर एन्यूमरेशन फॉर्म BLO रख के बैठे हुए हैं, बांटे नहीं हैं। कोठियों में, DDA फ्लैट्स में बांटे गए हैं, वहां पे फॉर्म घर घर पहुंचे हैं। मैं आपको बात बता रहा हूं गांवों की और अनऑथराइज्ड कॉलोनी की, जिनकी आबादी मिला लें तो दिल्ली के अंदर मुझे लगता है 70% आबादी लगभग इन इलाकों की है जिसमें एन्यूमरेशन फॉर्म्स नहीं बांटे गए हैं। SIR के नाम पे इतनी संख्या में वोट काटे जा रहे हैं जिसका आप सब अंदाजा नहीं लगा सकते। अब देखिए, SIR करने जो BLO जा रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी दी गई है, पहली बात कि वो पहुंच ही नहीं रहे हैं। मैंने अपने यहाँ कुछ आंकड़े निकाले कि हमारे यहाँ ये कल तक के आंकड़े हैं कि जैसे हमारे यहाँ बूथ नंबर 64 है, टोटल वोट है वहाँ 1670 और फॉर्म जो सबमिट किए गए हैं वो 510 किए गए हैं। बूथ नंबर 158 वोटों की संख्या 1460 और वहां जो फॉर्म सबमिट हुए हैं वो हैं 427। इसी तरह से 160 बूथ नंबर 1041 वोट हैं, 280 फॉर्म सबमिट किए गए हैं। मैं जितने भी बूथ के आंकड़े निकाले, कहीं 30%, कहीं 32%, कहीं 35%, इस तरह से फॉर्म सबमिट हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि चाहे अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो, चाहे गांव हो, 30%, 35%, 40% से ज्यादा वोट नहीं बनने वाले। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी का नाम रमेश है, अब BLO गया और रमेश नाम निकाला, और कोई भी रमेश नाम मान लीजिए उत्तराखंड या कहीं का नाम दिख गया और वो दिखा जी हो गया उसका, तो फिर उसके आगे ठीक से वेरीफाई नहीं कर रहा। अब अनऑथराइज्ड कॉलोनी में उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो खाना पूर्ति के कारण ऐसे बहुत से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।